अमेरिका और ईरान के बीच बीते 2 सप्ताह से सैन्य तनाव में कमी होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी अचानक कमी देखने को मिली। करीब 5% कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं और $90 प्रति बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब अगर तनाव इसी तरीके से कम रहता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकती है और इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है, भारत के नागरिकों को मिल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक तरीके से बाकायदा अभी इस सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है और इसका आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में पेपर लीक से संबंधित संशोधन बिल शोर शराबे और हंगामे के बीच पेश हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल को पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटा। लिहाजा जब भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा होता रहा। इस वजह से बिल के ऊपर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से बार बार विपक्ष से आग्रह करना पड़ा कि आप लोग शांति बनाएं। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और लोकसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप से गतिरोध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात की उम्मीद है कि मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी और विपक्ष अगर वोटिंग मांगेगा तो वोटिंग के बाद इस बिल को पास कराया जाएगा। यानी सरकार किसी तरीके से फ्लोर को मैनेज करने में लगी है कि परीक्षा से संबंधित ये बिल पास हो जाए और कानून रूप ले ले, ताकि आगे से अगर परीक्षा का पेपर लीक होता है तो कठोर कार्रवाई हो सके। लेकिन दिन भर हंगामा ही सदन में होता रहा, इसलिए आज कोई काम काज नहीं हो सका। लेकिन अब मंगलवार को उम्मीद है कि शायद ये बिल पास हो जाए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन था, लेकिन कोई भी विधायी कार्य व्यापार नहीं हो सका। सदन की कार्रवाई को हंगामे की वजह से बार बार स्थगित करना पड़ा। लिहाजा सदन के अंदर तो कोई कामकाज नहीं हो सका, लेकिन संसद भवन में बैठकों का दौर जरूर चलता रहा। गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में कई बैठकें हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें संसदीय कार्य मंत्री शामिल हुए, जिसमें पीयूष गोयल शामिल हुए, अन्य मंत्री शामिल हुए कि किसी तरीके से सदन के अंदर शांति बहाल हो ताकि जो बिल सदन में है वो पास हो सके। तो दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में भी बैठक हुई, सत्ता पक्ष के नेता भी वहां गए, बैठक हुई। विपक्षी नेताओं को भी लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाया, उनके साथ बैठक की। उसके बाद अलग अलग संसदीय कार्य मंत्री ने भी बैठक की, विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और एक सहमति बनाने की कोशिश की। यानी कुल मिलाकर कहें तो भले सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका, हंगामा होता रहा, सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा, तो दूसरी तरफ लगातार संसद भवन के अंदर बैठकें होती रहीं कि किसी तरीके से गतिरोध टूट जाए। तो अब गतिरोध टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज का दिन यानी दूसरे सप्ताह का पहला दिन बैठकों के नाम ही रहा। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज भी संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाए। आपको बताएं कि सुबह के वक्त जब संसद की शुरुआत होती है उससे पहले ही बाकायदा विपक्षी दलों ने एक बड़े बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और उसमें चंदा चोरी से लेकर के वोट चोरी तक के स्लोगन को लिखा और नारेबाजी की। इस बीच में विपक्ष ने लगातार मांग की कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक तमाम स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें। विपक्ष चाहता है कि इस कार्रवाई चले। हम पहले भी चाहते थे कि नीट के मुद्दे में चर्चा हो, हम अभी भी चाहते हैं, लेकिन अब 20 तारीख की जो घटना घटी है, जो इतना बड़ा आंदोलन यूथ ने किया, तो अब हम चाहते हैं कि जो 20 तारीख को घटना हुई थी जिसकी वजह से इतना ये हाहाकार मचा दिल्ली में, जिस वजह से हमारे जो यूथ है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, आपने यूथ की स्पिरिट को कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करी है, तो उनकी डिग्निटी पे आपने सीधा वार किया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार
और स्पेशली होम मिनिस्टर आके सदन में आके जवाब दे, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे, अगर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, 20 परिवारों को हम देने को तैयार हैं, हम सभी जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनसे केस वापस लेने के तैयार हैं, तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि बात आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सरकार को अगर भरोसा नहीं है कब ये अपनी कही बात पे पीछे हट जाए। जाहिर तौर पर छठा दिन था और छठे दिन भी विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर दिखा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सोनम वांगचुक गांधी समाधि पहुंचने के बाद गांधी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ सत्य की जीत उन्होंने बताया। हालांकि तमाम तरह की तस्वीरें यहां से देखने को मिली। जब गांधी समाधि पर सीधे सोनम वांगचुक पहुंचने के बाद तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहां पे लगते हुए नजर आने शुरू हो चुके। लगभग 15 मिनट तक सोनम वांगचुक गांधी समाधि के अंदर रहे हैं और अभी भी बाहर आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं, छात्र हैं, वो इनकलाब जिंदाबाद के लगातार नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक अभी फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं। मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक सीधा गांधी समाधि पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर सत्य की जीत का करार देते हुए साफ तौर पे कहा। एक तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे छात्र आज भी इकट्ठे खड़े हुए हैं और एकजुट एक ही आवाज़ इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ बुलंद होती हुई नजर आ रही है। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। दरअसल ये लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में, ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज़्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। कैमरा पर्सन कुलदीप साथ से सलीम, दिल्ली। नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के बाद अब चर्चा होने लगी है एथनॉल प्रोटेस्ट को लेकर के। जंतर मंतर और इंडिया गेट के बीच में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है। अभी आपने देखा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए थे और 20 तारीख का माहौल आपने देखा ही। लेकिन एथनॉल प्रोटेस्ट को लेकर के अब लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के आएंगे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। यहाँ तक कि E20 जनता पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। आपको बताते हैं कि ये वो सड़क है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अभी भी डिप्लॉय है, RF की टुकड़ी और तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स। और ये जंतर मंतर की रोड है जहाँ पर बाकायदा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट के समय में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मांगों को लेकर के पहुँच गए थे। लेकिन अब जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है तो अब इस प्रोटेस्ट को देखने के लिए बाकायदा आपको बताएं कि जो लोग हैं वो और उनके साथ जुड़े हुए संगठन के लोग जो हैं, जो इस पूरी मुहिम को, जैसे कि आपने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बाकायदा अब रील बना रहे हैं कि अब एथनॉल प्रोटेस्ट की बारी है। यानी एथनॉल के ऊपर जो अभी तक पूरे देश में तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, अब उसको जिंदा करने की बारी है। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल इस मामले को लेकर के जो सरकार है वो और जहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन एथनॉल प्रोटेस्ट को लेकर के आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के जंतर मंतर और इंडिया गेट के बीच में बताया जा रहा है कि एक कार रैली जो है वो निकाली जाएगी
इंडिया गेट के आसपास कार रैली निकाली जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। तहसीन पूनावाला जो हैं वो भी इस मामले को लेकर के बयानबाजी दे रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एथनॉल का प्रोटेस्ट है उसमें बड़ी संख्या में कारें जो हैं वो लोग लेकर के आएंगे और ये 31 जुलाई को किया जाएगा। यानी कि अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था नीट प्रोटेस्ट और अब एथनॉल प्रोटेस्ट की बारी आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर, दिल्ली। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि प्रोटेस्ट करना यानी प्रदर्शन करना आदमी का मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता है, चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना हो रहा हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के द्वारा जो ज्यादती की गई है उसकी साफ तौर पे अब आगे जांच भी होनी चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आनी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करने के बाद साफ तौर पे संकेत दे दिए हैं। ऐसे में दिल्ली के अंदर में जो प्रदर्शन हो रहा था और उसके अंदर पुलिस ने जो लाठियां बांधी थी उसका अब कहीं ना कहीं असर जांच के सामने आता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में कहीं बड़े संकेत दे रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे संकेत दे दिए हैं कि अब जब जांच होनी शुरू होगी और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश होगी तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से निगाह बनी हुई है। कोर्ट एक एक चीज को अपनी निगरानी के अंदर अब नजर बनाए हुए है। साफ तौर पे जो रिपोर्ट पेश होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश और संकेत कोर्ट की ओर से दिए जा चुके हैं और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ सैयद वसली। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज दिन भर देहरादून में रहे और दिन भर उनकी बैठकों का बड़े नेताओं से मिलने मिलाने का दौर जारी रहा। लेकिन ये बैठकें आज भाजपा संगठन के साथ नहीं थी, ये समन्वय बैठक थी जो आरएसएस संगठन और सरकार के बीच होती है। एक परंपरा रही है पुराने समय से कि हर 3 महीने या 6 महीने में एक समन्वय बैठक होगी जिसमें संघ के पदाधिकारी होंगे, संगठन के होंगे, सरकार के होंगे। उसमें ये तय किया जाता है कि पिछली बार जो समन्वय बैठक हुई थी उसमें क्या क्या एजेंडे थे और वो क्या क्या पूरे हुए, तीनों के बीच किस तरह का समन्वय है। तो आज उसी बैठक में भाग लेने के लिए आरएसएस कार्यालय तिलक रोड पर बीएल संतोष आए थे और दिन भर आरएसएस कार्यालय पर बैठकें होती रही और वहाँ पर किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति को या मीडिया को जाना प्रतिबंधित था। लेकिन सूत्रों से जो आज जानकारी मिल रही है कि बीएल संतोष का उस समन्वय बैठक में आना कोई साधारण बात नहीं है। तो उसमें क्षेत्रीय प्रचारक, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक थे और खुद मुख्यमंत्री और सरकार के बड़े नुमाइंदे उसमें शामिल थे, संगठन के लोग थे। तो इसी को लेकर वो बैठकें लंबे टाइम चली। इसके बाद बीएल संतोष राज्य अतिथि गृह पहुंचे, वहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जो कुछ जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात की और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बड़ी राहत के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अनन्य कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर स्टे कर दिया है। साफ तौर पे कल कॉन्डिलेंस है, वकीलों की बड़ी हड़ताल है, इस वजह से आज ये आदेश जारी कर दिया गया है और अब स्टे दे दिया गया है। जिला अधिकारी रामपुर और रामपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी का चार्ज रामपुर के जिला अधिकारी के पास है। वहीं ये आदेश जिलाधिकारी की ओर से किया गया था। साफ तौर पर रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाती है तो साफ तौर पर संकेत दिए गए थे और रिपोर्ट के अंदर में सर्वे करके ये तथ्य सामने आए थे कि ये निर्माण अवैध रूप से हुआ है और ये 38 भवन हैं। इन 38 भवन को तोड़ने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन आज मुरादाबाद कमिश्नर ने इस पर स्टे जारी कर दिया है। आगामी तारीख पर अब आगे क्या कुछ नजर होता हुआ फैसला आना शुरू होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को एक बड़ी राहत के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी तारीख पर आगे की जो कार्रवाई है वो किस प्रकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाती है, तमाम विपक्ष के नेताओं की सिर्फ एक ही बात सामने आ रही थी कि सैकड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त न किया जाए, यानी इन 38 भवनों को तोड़ा न जाए। एक ही पुकार थी कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। और वहीं आज मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, स्टे दे दिया है। आगामी तारीख पर अब क्या कुछ फैसला आने वाला है इस पर सभी की निगाहें हैं। कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको बड़ी राहत मिलती हुई शुरू हो चुकी है। ऐसे में आजम खान को भी क्या राहत मिल पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी के लिए राहत भरे संकेत सामने आने शुरू हो चुके हैं।
कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां एक तरफ सरकार सड़क सुरक्षा पर खासा जोर दे रही है, तो वहीं कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए भी सरकार ने पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है। यूपीएसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को ये निर्देशित किया गया है कि कांवड़ियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में अलग अलग रूटों पर की जाए। अगर हम लखनऊ के आसपास के इलाकों की बात करें तो चूंकि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आलमबाग डिपो की तस्वीर है। यहाँ से भी अलग अलग रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। चाहे हम रायबरेली की बात करें, चूँकि वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर कांवड़िए जाते हैं, बड़ी संख्या में सीतापुर की बात हो गई, हरदोई की बात हो गई, तो यहाँ से भी सभी रूटों पर कांवड़ियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं परिवहन निगम के, उनको निर्देशित किया गया है कि मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए, सभी जो रीजनल ऑफिसेज हैं। तो वैसे में कह सकते हैं कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं और संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करने का भी काम कर रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो कांवड़िए हैं वो 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने वाले हैं। वैसे में सरकार की कोशिश यही है कि जहां एक तरफ सड़क सुरक्षा पर खासा ध्यान दी जाए, तो कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए और इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार संपर्क बनाए हुए हैं अपने अधिकारियों से। और वहीं अगर हम परिवहन निगम की बात करें तो जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में परिवहन निगम के तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको निर्देशित किया था कि कांवड़ियों के लिए अलग से बसों की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुबीर खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। अयोध्या में अब रामलला दर्शन के बाद द्वितीय तल पर स्थित राम दरबार के दर्शन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं को 5 कतारों में राम दरबार के दर्शन प्राप्त होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई रेलिंग और अलग निकास द्वार बनाया गया है। श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और निकास के लिए दूसरा द्वार बनाया गया है ताकि राम दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा न हो। राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था के साथ साथ और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे दर्शन व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह देखा जा रहा था कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन पर भारी भीड़ हो रही थी, इसके साथ ही राम दरबार में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जगह नहीं थी। हालांकि अब राम दरबार की व्यवस्था बदली गई है ताकि सभी श्रद्धालु राम दरबार यानी राम परिवार का भी दर्शन कर सकें। जिस तरह देखा जा रहा है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि जब रामलला के दर्शन करने के बाद जब राम दरबार यानी राम परिवार का दर्शन करने के पहुंचे तो वहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि द्वितीय तल पर चढ़ने के बाद श्रद्धालुओं से कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो, ताकि जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो सीढ़ियों से उनके पैर न फिसले, इसकी भी सारी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु रामलला के बाद राम परिवार यानी रामलला का दर्शन भी सुचारू रूप से कर सके। शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा के सेक्टर 9 झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली नूरी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसके ऊपर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस मामले में नूरी से जुड़ी तकरीबन 1 दर्जन के आसपास महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बच्चे और विकलांग लोगों और महिलाओं की मदद से गांजा, चरस जैसे जो नशे के सामान हैं उनकी तस्करी कराया करते थे। नूरी मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। 2011 में नोएडा पहुंची और 2013 से हरियाणा की शराब को नोएडा में तस्करी करने लगी। उसके बाद जेल गई और जेल जाने के बाद फिर गांजा और चरस की सप्लाई में लिप्त हो गई। लगातार इस अपराध में लिप्त रहने के दौरान विकलांग लोगों और बच्चों से अपना गांजा और चरस को बिकवाने का काम किया करती थी। फिलहाल पुलिस की 3 टीमों को नूरी की तलाश थी, मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके पास से कुछ क्रेन और कुछ डंपर भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए। साथ ही उसके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है आपराधिक रास्ते से उसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त पुलिस की टीमें उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी उसने कोर्ट में जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल कोर्ट के द्वारा नूरी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी अब इस लेडी डॉन
के आपराधिक इतिहास के साथ साथ इसकी संपत्ति खंगाल रहे हैं। साथ ही रिमांड पर लेकर इस बात की तस्दीक की जाएगी कि इसके पास जो बैंक खाते हैं उसमें कितनी रकम है और इस आपराधिक रास्ते से जो भी संपत्ति बनाई है उस संपत्ति को भी जब्त करने का काम अब नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर किया जाएगा। पिछले 1 दशक से ज़्यादा वक्त से नूरी इस नशे के कारोबार को सेक्टर 9 की जे कॉलोनी में चला रही थी और दिल्ली NCR तक ये पूरा नेटवर्क फैल चुका है। इस तरीके के तथ्य पुलिस की जांच में निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल देखना होगा रिमांड के दौरान किस तरीके के राज ये लेडी डॉन पुलिस के सामने उगलती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। कानपुर में हर साल आम महोत्सव मनाया जाता है, वहीं कानपुर में आज लोगों ने गन्ना महोत्सव मनाया है। ब्रह्मनगर चौराहे में लोगों ने गन्ना महोत्सव मनाया है। चौराहे पर गन्ने गाड़ दिए हैं और हाथ में बैनर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस चौराहे की स्थिति देख सकते हैं कि इस चौराहे के चारों तरफ लगातार जाम लगता है। जाम के अलावा जगह जगह गड्ढे हैं और गड्ढों में अक्सर लोग गिर करके घायल भी हो जाते हैं। इस चौराहे के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 साल पहले ये चौराहा धंस गया था और इसके बाद आज तक इसे इसके वास्तविक स्वरूप में नहीं लाया जा सका। 2 साल से लगातार इस चौराहे को बनाए जाने का काम जारी है, लेकिन ये चौराहा आज तक बन करके मुकम्मल नहीं हो सका। यही वजह है कि प्रदर्शन करने वालों ने यहाँ पर चौराहे पर गन्ने गाड़ दिए हैं और गन्ना महोत्सव मनाए जाने की बात कर रहे हैं। लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ये गन्ना महोत्सव मनाने का उद्देश्य शासन प्रशासन को धन्यवाद देना है कि उन्होंने इस शहर की हर सड़क को, हर चौराहे को इस लायक बना दिया है कि हम यहाँ पे गन्ने की खेती कर सकें। ये चौराहा 24 जून 2024 को 6:24 पर धंसा था। उस वक्त मैं यहीं पे था और तब से लेके अब तक लगभग 1.25 साल होने के करीब है ये लगातार धंसा हुआ है। यहाँ पे खोदा पीटी होती रही लेकिन चौराहा बन नहीं पाया। लोग यही कह रहे हैं कि कानपुर लगातार बदहाल होता जा रहा है और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मनगर चौराहा 2 साल से अधिक का समय हो गया धंसे हुए और ये अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाया है। शहर में तमाम जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। इसी नाराज़गी की वजह से ब्रह्मनगर चौराहे पर ये महोत्सव मनाया गया, जहाँ पर चौराहे पर जगह जगह गन्ने गाड़ दिए। लोगों का कहना है कि कानपुर शहर को इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ की सड़कों पर गन्ने की खेती की जा सकती है। यही वजह है उन्होंने ये गन्ना महोत्सव मनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ खेतों में पानी जाने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ही 1 मीटर से अधिक गंगा का जलस्तर चढ़ा है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गांवों को अलर्ट किया गया है। तमाम ऐसे गांव जो निचले इलाके में हैं, वहां प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि उनके गांवों में बाढ़ का पानी भर सकता है, जिसके चलते लगातार वहां पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। लगातार गंगा के ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं वहां पर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं और पानी को लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज की बात की जाए तो आज गंगा बैराज से 1,84,000 क्यूसेक पानी आगे बढ़ाया गया है। दरअसल नरौरा और हरिद्वार से लगातार बड़े पैमाने पर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते गंगा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और बड़े पैमाने पर गंगा बैराज से पानी को आगे छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गंगा का लगातार प्रवाह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। वहीं गंगा में पानी की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे गांव हैं जो निचले इलाकों में हैं, उनके खेतों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है। इसी आशंका के बीच प्रशासन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर पर निगरानी रखे हुए है। लगातार ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि गांवों से गंगा कितनी दूरी पर है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कानपुर में गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 113 मीटर और जबकि शुक्लागली में 111 मीटर पर पहुंच गया है। जल्द ही जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रहती है तो निश्चित तौर पर कटरी के इलाकों में रहने वालों के लिए संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से अधिक गंगा बढ़ी है और रफ्तार अगर इस तरीके से रही तो अगले 2 दिनों में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।